हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये भाई साहब कहाँ अटक गए? कैब वाले। निकल जाएगी भाई, प्रैक्टिस नहीं है इनको यहाँ पे चलाने की। यहाँ तो 1 इंच उधर 1 इंच उधर स्पेस मिलती है ड्राइव करने के लिए। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको अपनी F250 बाइक का ओनरशिप रिव्यू दे देता हूँ। इससे आपको भी पता चल जाएगा, अगर आप फ्यूचर में कोई बाइक लेने जा रहे हो 250 सीरीज़ की, और यानी कि 250 सेगमेंट की, तो आपको ये कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू दूंगा कि आपको ये कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप किस सेगमेंट की बाइक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये बाइक फिट होती है या नहीं होती। सबसे पहले तो मैं ये इस बाइक को मैं एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में रखूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये ऑलराउंडर कैटेगरी की भी आ जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो कि एक हार्डकोर, मतलब जिसको कहा जाता है 250 सीसी के अंदर स्पोर्ट्स बाइक हो, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। अगर आपको कोई हार्डकोर टूरिंग बाइक चाहिए इस कैटेगरी की 250 सीसी की, तो ये बाइक उसमें भी फिट नहीं होती। अगर आपको क्रूजर बाइक चाहिए तो उसमें भी ये बाइक फिट नहीं होती। हाँ, ये एक अच्छी बाइक है। इसको आप एक कम्यूटर बाइक ही समझिए सिटी के अंदर चलाने के लिए और नियर बाय हाईवेज के अंदर जाने के लिए। जैसे कि आप किसी शहर में रहते हैं, आपका ऑफिस जो है वो नियर बाय हाईवेज में पास में है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप इसमें टूरिंग भी नहीं कर सकते, आप इसको हाईवे पे भी लेके जा सकते। आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्डकोर बेसिस पे इसको ढूंढ रहे हैं कि आपको हार्डकोर टूर चाहिए, तो ये आपकी कैटेगरी में फिट नहीं होने वाली, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। इसको मैं एक ऑलराउंडर बाइक कहूँगा, आप इसको सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर सेगमेंट की ही बाइक है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मैं इसकी पावर की। देखो, इसमें पावर आपको अच्छी खासी मिल जाएगी सी डी यूज़ के लिए। 100 तक इसमें आपको कोई भी लैग नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर और पावर होनी चाहिए या ये पावर कम है। इसमें अंदर 100% एडुकेट पावर है। मतलब आपको वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर आपको और पावर चाहिए सिटी के अंदर चलाने के लिए। लेकिन जैसे कि ये 100 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर देती है, तो इसकी पावर कहीं ना कहीं लूज हो जाती है। मतलब ये आपको पावर नहीं देगी 100 के बाद इतनी जितनी आप इसके अंदर एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब आपको एक ड्रास्टिक इसके अंदर चेंज लगेगा। मतलब 0 to 100 की इसके अंदर आप पावर देखोगे, और 100 जैसे ये क्रॉस करेगी उसके बाद ये पावर देखोगे, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रॉप पावर में इसको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद 0 to 100 इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव वे में कि इसके अंदर क्या चीज़ अच्छी है जिसको आपको कंसीडर आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले तो इसकी स्मूथनेस। इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब 100 की स्पीड पे आपको इस इंजन में कोई वाइब्रेशन मिलेगी ही नहीं। ठीक है। और पावर की बात तो मैंने करी दी, 0 to 100 इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और इसके अंदर क्या अच्छी चीज़ है, इसकी एवरेज। मैंने इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाया है। मैं सिटी में ही इसको यूज़ करता हूँ ऑफिस से अप डाउन जाने के लिए, और बिल्कुल दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि कैसा बम्पर टू बम्पर का ट्रैफिक होता है। तो इसने मेरे को मिनिमम 36 की एवरेज दी है और मैक्सिमम 38 की एवरेज दी है। तो ऑन अगर आप देखेंगे तो आपको 37 की एवरेज ये आराम से निकाल के दे देगी, अगर आप इसको 70 to 80 तक आप इसको क्रूज करते हैं सिटी के अंदर। तो और बाकी बम्पर टू बम्पर के अंदर तो वैसी 5-10 की स्पीड होती है, तो उसमें भी आपको इतनी की एवरेज तो निकाल के दे ही देगी। ठीक है। अब मैं इसके कुछ आपको नेगेटिव से बता देता हूँ। नेगेटिव इसका यही है कि 100 की स्पीड जैसे ही हम इसमें क्रॉस कर देते हैं, तो इसमें एक पावर काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है। यानी कि आप 110 तक आप इसको आराम से क्रूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ये नहीं जाने वाली, और ना ही आपको कुछ ये आउटपुट देने वाली है कुछ खास। हाँ, आप अगर मेरे से पूछें कि गियर इसमें अंदर 5 आते हैं तो ये 6 ईयर्स का है, तो देखो ऐसा मैं इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि जो गियर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्क को कंपनसेट करती हैं, वो किसी इंजन की पावर नहीं बढ़ाती। क्योंकि आप किसी भी उसको ट्रक्स को देख लीजिए, उनके अंदर 12 गियर्स आती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो किसी फरारी को बीट कर रही हैं इतना इंजन होने का। वो सिर्फ टॉर्क करती हैं, सिर्फ खींचने की ताकत बढ़ाती हैं। तो टॉर्क इसके अंदर वैसे भी सफिशिएंट है। तो इसके अंदर
और ऐसा नहीं है कि आपको 6 गियर का कुछ होगा, मतलब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपकी पावर लूज हो रही है। वो इंजन ही इस तरीके का है कि 100 के बाद ये पावर अपनी लूज कर देता है। लेकिन 5th गियर होने के बाद इसका एक बेनिफिट भी आपको मिलता है। जब आप सिटी के अंदर चलाते हो तो आपको ज़्यादा गियर चेंजेस करने नहीं पड़ते। जब आपको ज़्यादा गियर चेंजेस करने नहीं पड़ते तो उससे होता है कि आपकी जो क्लच प्लेट है और आपका जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर लोड कम पड़ता है, क्योंकि आप मैक्सिमम जो सिटी के अंदर चलाओगे आप 3rd गियर के अंदर चलाओगे या 4th गियर के अंदर चलाओगे। ठीक है, ठीक है। और एक और नेगेटिव की अगर इसकी बात करी जाए तो वो नेगेटिव जो है वो आपको ही देखना पड़ेगा, वो है इसका सर्विस सेंटर। क्योंकि देखो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, जितनी भी अच्छी बाइक हो, जितनी अच्छी कंपनी निकाली हो, लेकिन अगर उसका सर्विस सेंटर बेकार है तो वो आपकी बाइक की ऐसी तैसी मारी गई जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी व्हीकल होता है उसकी जो भी लाइफ होती है वो सारी की सारी आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो आपकी बाइक अच्छी चलेगी, भले आप जितनी अच्छी मच्छी कंपनी की आप बाइक ले लो, बहुत सुपर कंपनी की बाइक ले लो, हाई एंड क्लास की कार ले लो, लेकिन अगर आपकी सर्विस अच्छी और अगर आपकी नहीं हो पाएगी तो वो आपकी बाइक का, किसी भी व्हीकल का, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसका कबाड़ा होना तय है। क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है उसकी सर्विस पे ही डिपेंड करती है। तो आप जिस भी सिटी में रहते हो तो एक बार सर्विस सेंटर उसका जरूर देख लें कि वहाँ का जो सर्विस सेंटर है उसकी जो सर्विस की क्वालिटी है वो बेटर है या बेकार है। देखो मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं। तो आप भी देख लीजिए इसको परचेज करने के पहले कि आपके भी जो नियर बाय में जो सर्विस सेंटर है वो नियर है या वो मतलब अच्छी सर्विस करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ 3rd पॉइंट्स के अंदर जो आपको कंसीडर करने चाहिए। ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो जर्नल है, लेकिन अगर आप उसको बाइक को अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें होनी ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है जो आपको बाइक को कंसीडर करना चाहिए लेने से पहले, इसकी हाइट। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आपकी हाइट कम है अराउंड 5'4", 5'3", तो आपको थोड़ी इसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था वो पल्सर 220F ओन करता था, आराम से चलाता था, लेकिन जब वो उसके ऊपर उसने इसको राइड करने की कोशिश करी तो उसको उसमें हाइट का इशू लगा इसमें। ठीक है, और एक दूसरा इसके अंदर आपको इशू मिलेगा, यही हाइट का, सीट हाइट का ही इशू है, पिलियन की सीट का, कि वो भी इसमें थोड़ी उठी हुई है। लेडीज वगैरह है या कोई भी ओल्ड पर्सन है तो उसको भी इसमें बैठने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मेरी मदर को भी दिक्कत आती है, मुझे कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है रोड के ऊपर, जैसे कि कोई स्टेयर्स हो जिसने छोटी सी बना रखी हो या ये पत्थर हो जिससे चढ़ के ही मेरी मदर इसके ऊपर बैठ पाती है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है। एक अगला जो इसके अंदर पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा, यानी कि आपको कंसीडर कर लेना इस बाइक को लेने से पहले, ये है इसके दोनों मिरर्स। ठीक है, ये जो मिरर्स हैं ये 100% ट्रैफिक में ये टकराते हैं। ये 100% जो है ये ट्रैफिक के अंदर आप टकराते हैं। अगर नियर बाय ट्रैफिक से आप निकलोगे ना, नेकेड बाइक को यूज़ करोगे, जो भी करोगे, उसमें क्या होता है कि जैसे ये मैंने हैंडल को टर्न करा तो ये साथ में टर्न हो जाते हैं, ये सीधे रहते हैं क्योंकि फेयरिंग पे लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अटकते हैं और थोड़ी बहुत ये दिक्कत भी प्रोड्यूस करते ही हैं ये। ठीक है, और तो मुझे ऐसा मेजर कुछ लगता नहीं कि मुझे कुछ बताना चाहिए। अगर याद आया तो मैं 100% बताऊंगा। क्योंकि देखो मैं कोई लिख के तो बता नहीं रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, जो मेरे माइंड में आ रहा है इस बाइक को चलाते हुए वो मैं आपको फिगर। हाँ, ये एक ऑफरोडिंग का पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि इसके जो सस्पेंशन हैं वो भी सही है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो ऑफ रोड में भी इसको अब चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हाई स्पीड की स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो यहाँ से भी इसको पुल करूँगा तो आराम से ये गाड़ी पुल हो जाएगी। ये देखो ऐसा जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी पावर 100 तक बिल्कुल सही है, 100 के बाद ये जो है अपनी पावर लूज कर देती है। हाँ, ब्रेक्स भी इसके अच्छे हैं। हालांकि मेरा ये जो वर्जन है काफ़ी पुराना वर्जन है, तो ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता है। अब तो खैर डुअल चैनल के साथ आना शुरू हो गया, तो मुझे सच इसमें ब्रेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं रही। अगर आपको अच्छी खासी चलाने की प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं बेसिकली रियर ब्रेक यूज़ करता हूँ और एबीएस इसके फ्रंट में है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। क्योंकि मुझे काफ़ी ओल्ड बाइक चलाने की आदत है, तो उसमें ना आगे एबीएस होता था ना पीछे एबीएस होता था, तो उसमें हम बेसिकली हम रियर ब्रेक यूज़ करते थे। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के अंदर एबीएस नहीं हो रहा, फ्रंट की गियर को ज़्यादा गियर कह रहा हूँ, फ्रंट की ब्रेक को अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी
पलट जाती है, क्योंकि अगला जो व्हील है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए मेरे को आदत है, तो मैं रियर ब्रेक ही इसकी यूज़ करता हूँ जिसके अंदर एबीएस नहीं है। तो ब्रेकिंग का भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला इस बाइक को चलाते हुए। हाँ, एक इसके अंदर और है, एक आपको पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, इसका वेट। ये देखना, इसका वेट हल्का भी नहीं है, इसका वेट भारी भी नहीं है, इसका वेट एक मीडियम कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है ना, ये बिल्कुल देखो सीधी जाती है। वो देखो, वो बाइक घूम रही है, वो देखो, ये बाइक को टर्न कर रहा है, हिलाता हुआ जा रहा है। ये बाइक बिल्कुल सीधी जाती है, जिससे इसका जो बैलेंस है ना, वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके अंदर आपको एक क्रीप मोड भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से निकलते हैं पहले, ये चल रहा है ना, और मैं इसका क्लच भी छोड़ दूंगा, इसका मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये आराम से 7 की स्पीड पे चलती रहेगी। ये देखो, देखो 7 की स्पीड आराम से चलेगी, कोई रेस नहीं देने की जरूरत नहीं है इसकी। ये भी काफ़ी अच्छा फंक्शन है कि अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स हो तो आपकी गाड़ी इससे कहीं भी फंसेगी नहीं, क्योंकि होता है कि जैसे ही आप स्पीड स्लो करते हो तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, वो दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। और तो देखो, ऐसा मेरे माइंड में तो कुछ पॉइंट आ नहीं रहा जो मुझे आपको बताना चाहिए। तो यही है कि फ्यूचर में कोई भी मुझे चीज़ ऐसी लगे कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस बाइक से रिगार्डिंग, तो मैं आपको 100% शेयर करूँगा। बाकी अगर मुझसे बोला रेटिंग पूछो तो आपको बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, देखो, अगर आपकी 80% सिटी है और 20% हाईवे है, तो आप 100% इस बाइक के पीछे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 100% स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, आपको 100% टूरिंग बाइक चाहिए, आपको ऑफ रोडर चाहिए, या आपको क्रूजर बाइक चाहिए, तो इस बाइक को कंसीडर मत करना। हाँ, इसकी सीट की बात अगर मैं कहूँ तो सीट में देखो 1 घंटा इसकी सीट आराम से चल जाती है। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा इसको कंटिन्यू चलाओगे तो फिर आपको इसकी सीट को जो कुशनिंग है वो भी आपको इंक्रीज आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ मुझे बतानी चाहिए वो मैंने सब बता दी है। एक मुझे अपने अब ऑडियो को भी बताना, कि होप मैं ये करता हूँ कि शायद ऑडियो इसका जो है वो ठीक हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें साइड पे लगाया है। तो ठीक यही है कि आज की वीडियो को मैं सोचता हूँ इतना ही रखूँ, ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्योंकि जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगर आप एक ऑलराउंडर बाइक लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। चलो ठीक है, ज़्यादा इस वीडियो को ना लंबा करते हुए इस वीडियो को यहीं भी एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप भी जरूर बताना कि आप कौन सी बाइक ढूंढ रहे हो मार्केट में इस बजट की, क्योंकि आती है 1.50 के समथिंग आती है, 1.52 ऐसे ही होगी, आप चेक कर लेना उसको। उसके अकॉर्डिंग आती है तो आपको 180 के आसपास की पड़ जाएगी दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगर आप और भी कोई बाइक ढूंढ रहे हो तो वो भी आप कमेंट में बताना कि आप कौन सी लेना चाहते हो या आपको कौन सी ओन करते हो। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना और आराम से गाड़ी चलाना भाई, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बहुत ट्रैफिक है। आपके शहर का ट्रैफिक का हाल मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।